कॉटन नैपीज़ वगैरह में, बट कोशिश करिए कि बच्चा बिल्कुल भी गीला ना रहे, वेट ना रहे, क्योंकि वेट रहने से बच्चा इन्फेक्टेड हो जाता है। जो उनका हिप एरिया है ना वो काला पड़ जाता है, उस पर निशान पड़ जाते हैं और फंगस जम जाता है, तो ये सब हो जाता है। एंड मैं एक सबसे बेस्ट मतलब आपको रिकमेंड करना चाहती हूँ, हाईली रिकमेंड, कि कोई भी चीज़ है ना, आपको कोई कुछ भी कहता है, आप उसका रीज़न जानिए पहले कि ये ऐसा क्यों कह रहा है। यार देखो, पहले के टाइम हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशी यादव्स व्लॉग्स मम्स लाइफ। सो पहले मेरे चैनल का नाम था, इस टॉपिक में मैं आज बात कर ही लेती हूँ। पहले मेरे चैनल का नाम था हिमांशी यादव व्लॉग्स फैमिली लाइफ, बट मुझे ऐसा फील होने लग गया कि मैं मदर से रिलेटेड, किड्स से रिलेटेड या पेरेंटिंग से रिलेटेड ज़्यादा बात करती हूँ, तो मुझे मेरे चैनल का नाम रखना चाहिए मम्स लाइफ। सो मैंने ऐसे सोच के और अपना चैनल का नेम चेंज कर दिया। सो अब मेरे चैनल का नेम है हिमांशी यादव व्लॉग्स मम्स लाइफ, जहाँ पे मैं एक मम्मी की लाइफ शेयर कर रही, एक मदर की लाइफ शेयर कर रही, एक जर्नी शेयर करती हूँ, एक मदरहुड की क्या जर्नी होती है। मैं मॉम्स न्यू मॉम्स टू बी के लिए भी, और जो मॉम है न्यू मॉम्स उनके लिए भी सब कुछ शेयर कर रही हूँ। जो टॉडलर्स मॉम है उनके लिए तो मैं स्पेसिफिकली बहुत कुछ शेयर कर सकती हूँ, जैसे लंच रेसिपीज़ मैं शेयर करती हूँ। मेरे बेटे जैसे प्ले स्कूल में जाता है तो मैं उसकी लंच रेसिपी शेयर करती हूँ, और उनके लिए अच्छी अच्छी सी रेसिपी और भी शेयर कर सकती हूँ, जैसे होममेड चॉकलेट्स और ये सब मैं बनाती हूँ। सबकी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जितना भी मैं होममेड प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ ना बच्चों के लिए, होममेड रेसिपीज़, केचप्स हो गए, चॉकलेट्स, फ्रूटी, बिस्किट्स, केक्स, ये सब मैं घर में ही ज़्यादा कोशिश करती हूँ बनाने की, तो उन सब की रेसिपी भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन टूडेज टॉपिक इज़ अबाउट प्रीमेच्योरिटी। यस, टुडे मतलब आज की टॉपिक में टुडेज टॉपिक हम डिस्कस करेंगे प्रीमेच्योरिटी के बारे में। मैंने ना, मुझे बहुत लोगों ने ये चीज़ बोली है, मेरे फ्रेंड्स रिलेटिव्स ने, कि तेरे प्रीमेच्योर बच्चे हुए हैं तो क्या प्रिकॉशंस थे आफ्टर डिस्चार्ज, आफ्टर निको डिस्चार्ज, क्या क्या प्रिकॉशंस आपने लिए, क्या क्या सेफ्टी ली हैं, एंड केयरिंग कैसे की है, आपकी केयरिंग कंडीशन की। तो मे बी मुझे लगा ये जो टॉपिक है ना मेरा, ये किसी ना किसी को ज़रूर हेल्प करेगा, किसी ना किसी को, मतलब ज़्यादातर जो मॉम्स हैं जिनके प्रीमेच्योर बेबीज़ हुए हैं, जो फैमिलीज़ हैं, जो फादर हैं, ये सबको ही हेल्प करेगा मेरा ये वाला टॉपिक। तो लेट्स स्टार्ट। मेरे हैं 2 बेटे, दोनों ही प्रीमेच्योर हैं, तो मैं पहले फर्स्ट की जर्नी आपके साथ शेयर करती हूँ, वो उसके बाद फिर मैं इसी व्लॉग में सेकंड बेबी की भी जर्नी आपके साथ शेयर कर दूंगी। उनके साथ प्रॉब्लम्स क्या थी, वो प्रीमेच्योर क्या हुए थे, मेरे साथ प्रॉब्लम की थी इसलिए वो प्रीमेच्योर हुए थे, ये सारी चीज़ मैं आपके साथ यहाँ शेयर करती हूँ। सो हम बात करते हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड। तो मैंने एक वीडियो प्रॉपर डाल दी है कि मेरी प्रेगनेंसी जर्नी कैसी थी, सिजेरियन तक का, कि सिजेरियन रिकवरी और ये सब क्या था, उसका भी ना मैं आपके पास यहाँ लिंक शेयर कर दूंगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो मेरे चैनल पे जाके आप आराम से वहाँ से सर्च कर सकते हैं, जर्नी फ्रॉम नेचुरली कंसीव टू सिजेरियन डिलीवरी, इस नाम से वीडियो है, तो आप वहाँ जाके शेयर कर सकते हैं। एंड उससे पहले भी मैंने अपनी प्रेगनेंसी जर्नी, लाइक इनफर्टिलिटी टू प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी टू किड्स पे आई हूँ मैं, तो वो भी मैंने एक वीडियो ना आपके साथ शेयर किया हुआ है यूट्यूब चैनल पे, वो भी आप देख सकते हैं जाके, और किसी को भी अगर उसका लिंक चाहिए तो मैं शेयर कर दूंगी। सो स्टार्ट करते हैं। पहली बात मेरे बड़े बेटे की, तो वो हुआ है 30 वीक्स में। यस, 30 वीक्स। तो 30 वीक्स कंप्लीट नहीं थे, 30 वीक्स कंप्लीट नहीं हुए थे मेरे, 29 वीक्स एंड कुछ डेज थे, 4 डेज या 5 डेज समथिंग। हाँ, मेरा वाटर लीकेज हो गया था, एंड वाटर लीकेज का मेरा जो प्रॉब्लम थी, मेरा जो रीज़न था वो था डायबिटीज़, हाई डायबिटीज़ होना, स्टेरॉइड्स लेना, स्टेरॉइड्स की वजह से मुझे, हाई डायबिटीज़ की वजह से मेरा वाटर लीकेज हो गया था। सो रीज़न ये था, मेन रीज़न था स्टेरॉइड्स, हाई डायबिटीज़ कंट्रोल ना होना, तो इसकी वजह से मुझे प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई थी। तो उस टाइम 29 वीक्स मान लो, 29 वीक्स में जब मैं हॉस्पिटल पहुंची हूँ, मेरा बेटा हुआ है, मेरी डिलीवरी हुई है, डिलीवरी
उसके बाद जैसे वो हुआ ना, उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम थी, वो ब्रीथ नहीं कर रहा था, वो क्राई नहीं कर रहा था। जैसे बच्चा, मैं भी नहीं ये सब चीज़ें जानती हूँ, अपने पहले बच्चे से मैंने ये चीज़ें जानी है, बट ये सब वीडियोस देखी थी और बहुत चीज़ें थी कि बच्चा जब हॉस्पिटल में होता है तो वो रोता है, रोने की आवाज़ आती है। बट मेरे बच्चे के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, वो नहीं रोया था, बस हल्का बहुत था, बिल्कुल हल्का। उसे ब्रीथिंग प्रॉब्लम थी बिकॉज वो सांस नहीं ले पा रहा था, उसके साथ ये प्रॉब्लम हो रही थी। फिर उसको हमें डॉक्टर वहाँ पे जो सर्जरी रूम में, ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में जो डॉक्टर होते हैं ना, वो बोलते हैं कि बच्चे की हेल्थ मतलब ज़्यादा कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल है, आपको इसे निको तुरंत ही ले जाना पड़ेगा। तो जो गायनी होती है वो गायनी फटाफट स्टाफ को बोलते हैं कि बच्चे को निको भेजना है, आप फटाफट से एम्बुलेंस अरेंज करो और बच्चे की फैमिली को बताओ। तो फैमिली को बताया जाता है, मेरे हस्बैंड को बताया जाता है कि आपका बच्चा प्रीमेच्योर तो आपको पता है बच्चा है, लेकिन उसकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब है, आप एम्बुलेंस करो बिकॉज ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के ही उसको ले आया जाएगा, ऐसे नहीं आप ले जा सकते हो। फिर फटाफट एम्बुलेंस आती है, एम्बुलेंस में बच्चे के साथ फटाफट यहाँ पे जो ऑक्सीजन सिलेंडर ये सब लगाते हैं। मैं उस टाइम बेड पे होती हूँ, मेरा तो स्टिचेस लग रहे होते हैं, लेकिन बच्चे को फटाफट ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के नीको भेज दिया जाता है। तो नीको भेजा जाता है ना, तो सेक्टर 15 में गुरुग्राम में एक नीको होता है, मुझे उसका नेम नहीं पता और ना मैं यहाँ पे नेम बताना चाहती हूँ। तो वो नीको होता है, हम शाम को, हमारा बेबी 4:50 पे होता है, 4:50 PM वो होता है डिलीवर। तो 5:30 तक एम्बुलेंस के थ्रू नीको पहुँच जाता है बेबी। उसके फादर जाते हैं, मेरे हस्बैंड जाते हैं, मेरा भाई वगैरह ये सब होते हैं और मेरे हस्बैंड के दोस्त वगैरह होते हैं। तो ये जाते हैं नीको में जाके उसको एडमिट कर देते हैं, वहीं से वो लोग उसे एडमिट कर लेते हैं। और उस रात जो बिलिंग वो सब कुछ हो जाती है, वो उसी टाइम एडमिट से पहले ही कर लेते हैं नीको में। फिर उस रात क्या होता है, बच्चा वहाँ रहता है, पूरी रात रहता है, एक पूरी रात। मॉर्निंग में 7 बजे मेरे हस्बैंड जाते हैं नीको फिर से, क्यों डेली जाना होता है, नीको जाते हैं। उस मॉर्निंग को 7 बजे वो नीको पहुँचते हैं। नीको में जाके देखते हैं कि बेबी के ना पूरे बॉडी पे उन्होंने ब्लड टेस्ट के लिए सिरिंज से वो की ब्लड टेस्ट किया था, तो पूरी बॉडी पे ना उसके पैचेस बन रहे ब्लू कलर के। अब ब्लू कलर के पैचेस बन रहे, भाई पेरेंट्स तो घबराएंगे ही कि क्या हो गया बच्चे को, ब्लू कलर के पैचेस ऐसे ऐसे पूरी बॉडी पे कहाँ से आ रहे, पेट पे थे, और मैंने नहीं देखे, मुझे सिर्फ बताया गया, मैंने नहीं देखे हैं ये पैचेस। तो उसके ब्लू कलर के पैचेस होते हैं। देन मेरे हस्बैंड को बोला जाता है कि आप वेट करो, उसके कुछ टेस्ट हो रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड बाहर ही वेट कर रहे होते हैं एंड उसके वो टेस्ट कर रहे होते हैं ना, तो बच्चा बहुत बुरा रो रहा होता है और टेस्ट में मतलब बहुत बुरी तरह टेस्ट कर रहे होते हैं। मे बी वो अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे थे, बट हमें बेस्ट नहीं लगा कि नहीं। तब मेरे हस्बैंड को ना वहाँ पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आती है। उसी टाइम ना जब मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे, उसी टाइम एक बच्चा, किसी पेरेंट्स का बच्चा था, वो डेथ हो गई थी उसकी। भगवान उसकी आत्मा को हमेशा शांति दे इन बच्चों की, क्योंकि पता है पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल टाइम होता है अपने बच्चे को नीको में रखना। तो उसको वो करते हैं कि मेरे हस्बैंड बड़े डर से जाते हैं कि यार ये भी बच्चा इतना रो रहा है, इतना परेशान है, हर जगह से ब्लड निकाल रहे हैं, उसके पैरों में से ब्लड निकाल रहे थे, बार बार उसका डायबिटीज़ चेक कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ हो रही थी। मेरे हस्बैंड को बड़ा अनसिक्योर लगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनसिक्योर लगा। उन्होंने उसी टाइम मुझे कॉल किया और मुझे बोला कि मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे बच्चा ठीक है, मैं अपने बच्चे को कहीं और ले जाना चाहता हूँ। उन्होंने बोला कि कहीं और ले जाना चाहता हूँ, मैंने रीज़न नहीं पूछा कि क्यों। मैं उस टाइम हॉस्पिटल में, मैंने रीज़न नहीं पूछा कि क्यों। मैंने कहा ठीक है, आपको जो बेस्ट लगे ना वो करो, क्योंकि बच्चे का माँ बाप के अलावा कोई बेस्ट नहीं जानता। मतलब सब बेस्ट करते हैं फैमिली, पर माँ बाप से अच्छा बेस्ट कोई नहीं जानता। तो कि आपको जो मन करे आप करो। मेरे हस्बैंड फिर मेरी मदर इन लॉ को कॉल करते हैं कि यहाँ पे कंडीशन ज़्यादा ख़राब है, क्या करना चाहिए। यहाँ हमें नहीं लगता कि, मेरे हस्बैंड के यही वर्ड्स होते हैं कि यहाँ हमें नहीं लगता कि हमारा बच्चा हमें वापस मिलेगा। तो मेरी मदर इन लॉ भी बोलती है जो बेस्ट से बेस्ट हो ना तू वो कर, पैसे वगैरह किसी चीज़ का हमें नहीं सोचना है, हमें सब कुछ अच्छा करना है अपने बच्चे के लिए, हमारा बच्चा चाहिए हमें बस। मेरे हस्बैंड वहाँ से बोलते हैं हमें डिस्चार्ज कराना बच्चा, बट वो लोग थोड़ा आनाकानी करते हैं, आप नीको में आके बच्चा डिस्चार्ज करा रहे हो इतने क्रिटिकल कंडीशन में। तो फिर मेरे हस्बैंड पता करते हैं कि बेस्ट नीको कौन सा रहेगा, बेस्ट नर्सरी आईसीयू कौन सा रहेगा।
तो सब लोग बताते हैं, हमारे रिलेटिव हैं, मेरी बुआ फूफा जी, वो बताते हैं, मतलब मेरे हस्बैंड के बुआ फूफा जी, कि एक बेस्ट है क्लाउड9 करके। ये जो चेन चली हुई है, जो मदर चाइल्ड की ही केयर होती है, मदर एंड चाइल्ड केयर ओनली, तो आप वो बहुत अच्छा है, आप बच्चे को वहाँ ले जा सकते हैं। बस थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहेगा, तो कि नहीं चलो एक्सपेंसिव रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम बच्चे को वहीं ले जाएंगे। वहाँ थोड़ा सा वो आनाकानी करने लग जाते हैं कि आप क्यों डिस्चार्ज करा रहे हो, बच्चे की कंडीशन ऐसी नहीं है कि आप डिस्चार्ज करा के इसको लेके जा रहे हो। फिर मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि नहीं, मुझे डिस्चार्ज कराना है, बस हमें लेके जाना है। तो वो डिस्चार्ज करा के वहाँ से लेके जाते हैं। एम्बुलेंस आ जाती है, एम्बुलेंस पहले से बुक कर देते हैं, क्लाउड9 वाली एम्बुलेंस आ जाती है। एम्बुलेंस में भी ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के बच्चे को ले जाया जाता है। फिर मेरे बेटे को वहाँ पे जाके एडमिट किया जाता है, निको में रहता है, पहले दिन रहता है। उसने ना, मेरे बेटे के साथ क्या दिक्कत थी, जीवांश के साथ, मेरे बड़े बेटे के साथ, उसने 4 या 5 डेज तक आईज ओपन नहीं करी थी। वो इतना वीक था, एंड वेट था उसका 1.6 kg, बहुत अंडर वेट था। प्रीमेच्योर के हिसाब से था, पर प्रीमेच्योर के हिसाब से भी बहुत ही अंडर वेट था। तो वेट सिर्फ इतना ही था, जब वो हुआ था तब 2 kg था, लेकिन वो कम होते होते निको तक क्लाउड9 पहुँचते वो 1.6 पर पहुँचा था। 1.6 पर क्लाउड9 में पहुँचा था। डॉक्टर मोहम्मद आमिर के हाथ में दिया था हमने उन्हें। तो वहाँ पे फर्स्ट डे वो रहता है, कोई रिकवरी नहीं होती है, वैसा का वैसा ही है। सेकेंड डे रहता है, सारे टेस्ट वगैरह होते हैं। उसका जो उसको डायबिटीज़ आया था 200 समथिंग, वो नॉर्मल हो जाता है। बहुत सारी हार्ट बीट प्रॉब्लम और ये सारी प्रॉब्लम होती है, वो सारे टेस्ट हो जाते हैं, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। बच्चा हमारा जब भी हम जाते हैं बहुत रिलैक्स होता है, मतलब मेरे हस्बैंड जाते हैं तब तक वो बहुत रिलैक्स होता है। तो हमें ये देख के हम खुद रिलैक्स थे कि हमारा बच्चा रिलैक्स है, वो रो नहीं रहा, पहले की तरह कंफर्टेबल। पता है क्या फ़र्क था दोनों नीको में, क्या फ़र्क था, मैं आपको फ़र्क बताती हूँ पहले दोनों नीको का। ये वाली बात हम आगे करेंगे, पहले मैं फ़र्क बताती हूँ। जो मैंने हस्बैंड से सुना है, क्लाउड9 वाला तो मैंने खुद देखा है और वो वाला मैंने नहीं देखा था। दोनों में फ़र्क था, जो अमाउंट का फ़र्क था ना, वो रियलिटी में था कंफर्ट के ऊपर। वहाँ पे बेड, जो पहले वाला नीको था, इतना सॉफ्ट बेड नहीं था, बच्चे के साथ इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं थी। यहाँ पे बिल्कुल इतना सॉफ्ट बच्चे का कंफर्टेबल बेड, इतनी सारी नर्सेज, मतलब उनकी केयर ही अलग है, बहुत ही अच्छी केयर। हम जब भी जाते थे बच्चे को देखने, बच्चा बहुत शांत आराम से सो रहा होता था। मतलब उसका पेट हमेशा, जब छोटा बच्चा होता है ना, अगर उसका पेट भरा है ना, वो कभी नहीं रोता। तो वो वहाँ पे हमेशा शांत रहता था। जब भी हम जाते थे डॉक्टर कहते थे और नर्सेज कहती थी कि अभी इसने फीड किया है, सो गया है, वो हमें लिटरली वैसा ही मिलता था। फिर ऐसे ऐसे वहाँ उनका ट्रीटमेंट चलता रहा। वो ट्रीटमेंट हमें नहीं पता क्या चलता रहा, पर ट्रीटमेंट चलता रहा। डेली बिल्स आते थे, पर डे के हिसाब से बिल्स आते हैं, वो आपको डेली ही क्लियर करने होते हैं। और उसके बाद आप अगर चाहें तो बाद में जो आप डिस्चार्ज के टाइम होते हैं वो बाकी पेंडिंग बिल्स होते हैं। तो डेली बिल्स होते थे, ये होता रहा। फिर 5th डे मैं जाती हूँ अपने बच्चे से मिलने, वो बहुत शांति से सो रहा होता है। फिर हम इवनिंग टाइम में जाते हैं ना, तो वो उछल रहा होता है। तो नर्स कहती है कि बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव है, वैसे चाहे अंडर वेट है पर बहुत बहुत एक्टिव है। इतना छोटा बच्चा हमने कभी नहीं देखा ऐसे उछलते कूदते हो। वो ऐसे उछल रहा था ना, लाइक मैंने जब उसे फर्स्ट टाइम देखा था, मैं फर्स्ट टाइम भी उसे कभी नहीं भूल सकती। जब मैंने उसे फर्स्ट टाइम देखा था, वो जो उनका मशीन होती है ना, इसमें बच्चा रहता है निको में, वो उसके ऊपर जंप करने के लिए हो रहा था कि मैं तो बस जंप कर लूँगा, मतलब। और मैं वहाँ नर्स से ये बोल रही हूँ कि देखिए किसी का बच्चा ना जंप कर रहा है, तो नर्स शी सेड कि किसी का नहीं है, आपका ही है। मैं कहा मेरा बच्चा इतना शैतान है, मतलब उसका शैतानी हमें उस टाइम पे दिख गई थी। तो ऐसे होता है। फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस था फैसिलिटीज़ का। आप कहने को कह देते हैं कि महंगे हॉस्पिटल, महंगे निको, बस यहाँ तो पैसा ऐंठने वाली बात है, ऐसा नहीं होता, कंफर्ट भी होता है। तो बहुत अच्छा कंफर्ट था, उसके इतने अच्छे डाइपर्स, इतने अच्छे फीडर्स, मतलब सब कुछ बहुत ही अच्छी क्वालिटी। और जो डाइपर्स थे ना, वो उसके नीचे उसका टिश्यू अलग, सब कुछ बच्चे का अलग था। और जो पहले वाला था वहाँ सब कुछ वो एक ही यूज़ कर रहे थे। तो ये चीज़ें थी। उसके बाद 5th डे रहता है, फिर उसको ना डेली इंजेक्शन लगा करते थे दोनों टाइम,
नहीं पता मैं किस चीज़ के इंजेक्शन थे, इतना हमने डीप में नहीं कोई चीज़ पूछी। फाइल पड़ी है आज भी, बट इतना नहीं हमने देखा। उस टाइम पूछा था, वो आधी चीज़ें हम भूल भी गए हैं। तो ये सारे हुए थे। फिर 5th डे हुआ, 6th डे हुआ, 7th डे, 6th डे थी उसकी छठी। 6th डे पे हमने 6th डे पे उसकी छठी नहीं हुई थी, 10th डे पे हुई थी। हमारे बच्चों की ना मतलब हमने घर में ही छठी कर दी, पर हम बच्चा नहीं लेके आए कभी घर पे। 10th डे पे उसको हम डिस्चार्ज करा लेते हैं कि अब हम डिस्चार्ज करा लेते हैं। फिर डॉक्टर कहता है डिस्चार्ज तो आप करा लोगे, पर दोनों टाइम के ना इंजेक्शन्स लगने होते हैं। फिर हम बच्चे को घर ले आते हैं। घर लाते टाइम इंस्ट्रक्शंस क्या मिलती हैं, डॉक्टर नर्सेज वो हमसे पर्सनली पेरेंट्स से मिलते हैं और सब चीज़ बताते हैं कि आपको कैसे क्या करना है, इनकी मालिश कब से स्टार्ट करनी है, बात कब से करानी है, सब कुछ वो हमें बैठ के वहाँ समझाते हैं। तो मुझे नर्स ने समझाया था कि इसकी अच्छे से ना स्मूथली मालिश करनी है। ऐसा नहीं है कि प्रीमेच्योर है तो आप मालिश नहीं करोगे, मालिश करो, सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों से करो, वर्जिन कोकोनट ऑयल से मालिश करनी है। मैं आज तक भी बच्चों की मालिश वर्जिन कोकोनट ऑयल से ही करती हूँ। तो उससे अच्छे से आपको इसकी मालिश करनी है। डेली बात कराना है, ऐसा नहीं करना है कि आपको स्किप करना है, मतलब 1 मंथ तक स्किप करना है, 1 मंथ बात कराना है। 1 मंथ तक आप कुछ मत कराना, बिकॉज जो उसकी यूबिकल कॉर्ड होती है वो अभी तक रिमूव नहीं हुई थी। क्यों, प्रीमेच्योर था तो वो रिमूव नहीं हुई थी। वैसे जो नॉर्मली टाइम पे बच्चे होते हैं उनकी 4-5 दिन में 10 दिन में निकल जाती है, बट उसकी नहीं निकली थी। जब वो निकल जाएगी ना उसके बाद ही हमें बात कराना है। पता है क्यों? जब तक वो निकलती नहीं है ना आपको बच्चे को नहलाना नहीं चाहिए। अगर बच्चा नहाएगा ना तो वहाँ से जो पानी जाएगा बच्चा पूरा इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो हमने ये चीज़ का बहुत ध्यान रखा। बहुत मेजर प्रॉब्लम्स थे जो हमने बहुत अच्छे मेजर इश्यूज थे जिसका हमने बहुत अच्छे से ध्यान रखा था कि इसको नहीं नहलाना। हमने उसको बात नहीं कराया। घर लेके हम उसको बात किया थे टॉवल लेके, टॉवल को स्पॉन्ज करते ना, स्पंज करते थे हम, स्पॉन्ज बात देते थे। फिर उसने 5th डे जब आइज़ खोली थी, मैं आइज़ वाली बात तो भूल ही गई थी, चलो कोई नहीं, तो हम उसको बात कराते थे स्पॉन्ज से। स्पॉन्ज से बात करने के बाद अच्छे से क्लीन करके कपड़े चेंज कर दिए। एंड डाइपर का ना बहुत ओल्ड एज नानी दादी सब लोग बोलते हैं कि बच्चों को इतना डाइपर नहीं लगाना चाहिए, रैशेज होते हैं। मैंने डाइपर प्रॉपर लगाया, मैं खुद बता रही हूँ। फर्स्ट डे से जब वो हुआ था उसे तब से ही डाइपर लगते थे। प्राइमरी वाले डाइपर आते हैं वो लगा करते थे कि बहुत छोटा था। तो मैंने घर पे भी उसे रेगुलर डाइपर लगाए, पर ऐसा नहीं कि मैंने डाइपर कभी 2 घंटे से ज़्यादा लगाया हो। हर 1.5-2 घंटे पे मैं डाइपर चेंज करती थी, हर 1.5-2 घंटे पे अच्छे से। और हमेशा वाइप से भी नहीं पोंछती थी, क्योंकि वाइप से भी बच्चा ना इरिटेट हो जाता है, उसको स्किन रैश हो जाता है, स्किन बहुत सॉफ्ट होती है उस टाइम पे। तो उसको हम अच्छे से कॉटन के कपड़े से क्लीन करके, फिर अच्छे से कॉटन के से उसको ड्राई करके देन उसको डाइपर पहनाते थे हर 2 घंटे में। और खुला भी छोड़ते थे, कुछ टाइम के लिए खुला भी छोड़ देते थे और डाइपर भी बनाते थे, ये भी करते थे। तो ऐसे फिर हमने उसको जब फर्स्ट टाइम बात कराई थी ऑलमोस्ट 21 डेज़ बाद, डॉक्टर से पूछ के हमने जब उसको बात कराई थी। बाकी इंजेक्शन इसका उसका ये था, डिस्चार्ज के 5 दिन तक दोनों टाइम इंजेक्शन लगवाने जाना होता था। वो इसके पापा और दादी चले जाया करते थे, तो ये होता था। उसके बाद फिर मदर को भी जाना होता है, मैं भी गई थी। 20 मेरे स्टिचेस कट हो गए थे, उसके बाद 15 डेज़ बाद मैं भी गई थी। उसके 20 डेज़ बाद मैं उसके साथ गई थी। तब प्रीमेच्योर बच्चों के साथ, आजकल प्रीमेच्योर के सारे ही बच्चों के साथ होता है हेयरिंग टेस्ट। फिर उसका हेयरिंग टेस्ट हुआ था, आई टेस्ट हुआ था, और 2-3 टेस्ट और थे जो 20 या 21 डेज़ बाद होते हैं। फिर आता है वैक्सीनेशन का टाइम, 1 मंथ वाली वैक्सीनेशन। जो एक वैक्सीनेशन होती है ना बाय बर्थ वाली वैक्सीनेशन, वो तो वो डिस्चार्ज के टाइम लगा के भेज देते हैं, डिस्चार्ज के टाइम लगा देते हैं। एंड उसकी जो 1 मंथ वाली थी, 1 मंथ वाली वैक्सीनेशन के लिए फिर हम उसे लगवाने गए थे Cloud9 में ही। हमने वहाँ से वैक्सीनेशन कराई थी, और अब तक भी मेरा बेटा 3 का होने वाला है, मैं वैक्सीनेशन वहीं से कराती हूँ। क्यों, मुझे ऐसा लगता है वहाँ की वैक्सीनेशन से मेरा बेटा कम परेशान होता है। कि मैंने ना एक बार जैसे यहाँ पे कराई है गवर्नमेंट वाली, उससे मेरे बेटे की ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, बहुत बड़ा निशान पड़ गया था, वो उसमें मतलब इन्फेक्टेड हो गया था। तो हमने फिर कभी नहीं कराई, हमने वहाँ से वैक्सीनेशन कराई और ये सारे टेस्ट हुए, और उसके बाद हम अपने बच्चे को घर लेके आ गए परमानेंट।
उसका फिर उससे निको नहीं जाना होता था तो 10 उसके लिए टेस्ट वो इंजेक्शंस के लिए किसी, क्योंकि पता है एक सबसे दुख वाला क्या था, बच्चा डिस्चार्ज तो हो गया था लेकिन उसका ना ये कैनुला नहीं हटा था। इतने से छोटे बच्चे का कैनुला हाथ में रहता था, मुझे बहुत डर लगता था, कभी उसके पैर में कैनुला कभी हाथ में कैनुला, उसके कपड़े चेंज करने में, उसको स्पॉन्ज बात कराने में मुझे बहुत डर लगा करता था। फिर 21 डेज़ बाद हमने उसकी शुरू करी मालिश, अच्छे से मालिश कर रहे हैं। ब्रेस्ट फीड तब तक हम उसको फॉर्मूला देते थे 9 प्रो, वो स्टार्टिंग से 9 प्रो पे फॉर्मूला 9 प्रो पे था, कोई और हमने स्विच नहीं किया। हाँ, कॉलिक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, कॉलिक के लिए मैं शुरू से ही उसको देने लगी थी नियोपेप्टाइन और कॉलिक एड। ये मैंने रेगुलर रूटीन में डाल रखा था कि मुझे देना ही देना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था, फिर रोता था। कॉलिक के साथ ये हमने उसको कॉलिक को ऐसे कंट्रोल किया। फिर जब मैं उसको मालिश करने पे आई ना तो उसको कॉलिक भी रहना कम हो गया, क्योंकि मैं मालिश ना कुछ मुझे डॉक्टर ने भी बताई थी, मैंने खुद भी यूट्यूब किया था सारी चीज़ कि बच्चे के एंटी क्लॉकवाइज आप अगर ऐसे मालिश करते हो ना तो बच्चे को कॉलिक नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने की उसके साथ, अच्छे से उसको कंट्रोल किया, अच्छे से उसकी हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया। एंड ब्रेस्ट फीड का सब लोग ये बोलते हैं कि मदर फीड बहुत ज़रूरी होता है बच्चे के लिए। येस, वो ज़रूरी होता है, बट जो मदर फीड नहीं करा सकती उनके लिए तो ऑप्शंस और भी हैं। तो ये देखो, ये भी मजबूरी है मदर फीड नहीं करा पाना मदर के लिए भी। बट मेरा बच्चा इतने टाइम निको में रहा ना तो उसने कभी ब्रेस्ट फीड करना ही नहीं चाहा, उसने ब्रेस्ट फीड की कभी इच्छा नहीं हुई। उसको बस सबसे कंफर्टेबल लगता था बोतल में चम्मच से। जैसे स्टार्टिंग में जब वो घर आ गया था ना तो पाडा आता है, पाडा बोलते हैं उसे इंग्लिश में, वैसे जोत होती है ना जिसमें आप दिया वाली जो होता है लोहे का जिया स्टील का, तो वो डॉक्टर ने दिया कि आप ये लेके जाइए, आप इससे ट्राई करिए कुछ दिन। तो मैं उससे भी उसको कराती थी, मतलब पंप से, मैनुअली पंप से मैं ब्रेस्ट फीड निकाल के अच्छे से उसको एक अच्छी जगह मतलब स्टोर करके ना बोतल में, कुछ एक्स्ट्रा निकल जाता था तो फ्रीज़र में रख देती थी। अपने मदर फीड को फ्रीज़र में रख सकते हैं और उसको अच्छे से नॉर्मल टेम्परेचर पे भी करके पिला सकते हैं। फिर उसको हम पाउडर से पिलाया करते थे, थोड़ा थोड़ा पाउडर से उसको दिया करते थे, ऐसे करके वो थोड़ा थोड़ा बैठ के पी लेता था। पर मैं बहुत थक जाती थी, सब लोग बहुत थक जाते थे, मेरी उस टाइम सर्जरी थी, बॉडी काम नहीं करती थी, तो बहुत बुरा हाल हो जाता था। तो मुझे बेटर लगा कि मैं बोतल ही लगाऊं, मैंने फीडर ही लगाया। तो मैंने उसके लिए फिर बोतल ली। बोतल मैंने शुरू से स्टार्टिंग से ली है फिलिप्स इवेंट की, उसके अलावा मैं कभी स्विच नहीं किया कहीं पे, क्योंकि मुझे वही बेस्ट लगी। बीच में एक बार शीको की ली थी, बट शीको की मुझे उसके लिए कम्फर्ट, शीको की बहुत अच्छी बोटल्स हैं, मैं बुराई नहीं की, बहुत अच्छी हैं, बट उसको नहीं कम्फर्टेबल हुई थी। हाँ, मेरे छोटे बेटे ने शीको की से पिया है, बट बड़े को कम्फर्टेबल नहीं हुआ था, तो उसको फिलिप्स इवेंट यूज़ किया हमेशा से। फिर मैंने डॉक्टर से ये चीज़ बोला, डॉक्टर ने जैसे कहा कि आप मतलब इस बोतल से ना इन्फेक्शन का ज़्यादा खतरा रहता है, बच्चे का बीमार रहने का खतरा ज़्यादा रहता है। मैंने कहा कोई तो चीज़ होगी जिससे नहीं ये खतरा कम किया जाए। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि आप एक स्टेरिलाइज़र लीजिए, बोतल को बॉईल नहीं करना चाहिए। जो पहले से लोग करते आ रहे हैं ना बोतल को बॉईल करना, वो बहुत गलत तरीका है। बोतल है एक प्लास्टिक की, आप कोई भी कंपनी ले लो वो प्लास्टिक है। प्लास्टिक को अगर आप पानी के अंदर बॉईल करेंगे तो जो उसकी प्लास्टिक है वो हट के उस पानी बोतल में ही जाएगी, वो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। तो आप स्टरलाइज करिए। स्टरलाइज में क्या है, स्टरलाइजर में आप लगा देते हैं, प्लास्टिक को कोई इफेक्ट नहीं होता और अंदर से अच्छे से क्लीन हो जाती है, सारा जर्म्स बैक्टीरिया सब रिमूव हो जाता है। तो ऐसा हुआ, हमने स्टरलाइज़र लिया। फिर मैं बोतलों को स्टरलाइज, मैंने 3 बोतल रखी, एक टाइम पे 3 बोतल कि जल्दी जल्दी एक को जैसे किया, हर 2 घंटे पे हम उस बोतलों को धोया करते थे, हर 2 घंटे पे हमने स्टरलाइज किया। ऐसे ऐसे हमारा टाइम निकलता गया, उसकी मालिश, केयर, धूप दिखाना। जॉन्डिस था तो जॉन्डिस के लिए डेली सुबह हम उठते ही, उसकी बुआ आई हुई थी, दादी, कोई भी उसको धूप दिखाया करता था, डेली रूटीन ही बनाया हुआ था कि धूप दिखाने का, धूप दिखाया करते थे। ये सारी चीज़ करी। एंड मेन था फीडिंग का, जैसे फार्मूला देते थे। हाँ, फार्मूला का एक ये और सिस्टम होता है, मैं 60 ml या 30 ml बनाया करती थी, और मतलब मैं नहीं बनाती थी, हमेशा मेरे हस्बैंड ने किया है इन बच्चों का फीडिंग का काम, आज भी वही करते हैं। तो वो बनाया करते थे, उतना ही बनाते थे, बच्चा पी लेता था। फिर बोतल को अच्छे से वॉश करके हमने रख दिया, वो थोड़ी देर के लिए भी, क्योंकि फार्मूला अगर आधे घंटे से भी ज़्यादा बोतल में रहा या बना हुआ रहा तो वो बहुत नुकसान करता है, वो लूज मोशन, वॉमिटिंग, ये सब भी लगा सकता है बच्चे को। तो वैसे हुआ।
और फिर धीरे 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 केयर करके हमारा बेबी ठीक हो गया, बढ़िया हो गया। और बाय गॉड ग्रेस आज बहुत अच्छा है, बहुत एक्टिव है, टच वुड। तो उसके साथ हमें मेहनत क्या लगी, मेन मालिश। उसकी मालिश ने मतलब सही चीज़ों से, बहुत लोगों ने बोला सरसों का तेल लो, ये लो, वो लो। मेरे साथ ना स्टार्टिंग से क्या रहा है, मदरहुड टचवुड, कोई वीडियो देख रहा है तो बुरा मत मानना। मेरे साथ क्या रहा है, मैं सुनती सबकी हूँ, करती अपनी हूँ, अपने बच्चे के लिए, क्योंकि मुझे अपने बच्चे के लिए बेस्ट चीज़ चाहिए। मैं ऐसे नहीं, अगर मुझे बोल दिया ना किसी ने कि ये चीज़ कर, तो मैं पहले उसका रीज़न पढ़ती हूँ, वो क्यों करनी है, उसके अंदर है क्या क्या। अब जब मेरा बच्चा ना एक बार बीमार हुआ था फोर्थ मंथ पे उसको थोड़ा सा बच्चे को हो जाता है ना निमोनिया टाइप, सर्दी आती है, उसकी पहली सर्दी थी, ठंड टाइप। मुझे बहुत लोगों ने बोला कि बच्चे को झंडू मतलब विक्स लगा दो। हमारे बच्चे भी विक्स लगाते हैं, विक्स लगा सकते हैं। मैंने सबकी सुनी बट मैंने विक्स नहीं लगाई। इसका रीज़न पता है क्या है, विक्स पे खुद लिखा होता है, कंपनी खुद कहती है 2 साल के बच्चों से पहले यूज़ मत करो। लोग पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता, बिना पढ़े या बिना वो चीज़ें क्यों अपने बच्चों के लिए यूज़ कर देते हैं। विक्स पे खुद लिखा होता है, आप आज भी पढ़ लेना कि विक्स पे लिखा होता है कि 2 साल से पहले बच्चे के लिए नॉट कंफर्टेबल, नॉट रिकमेंडेड बिफोर 2 years किड्स। तो मैंने वो नहीं लगाई। बच्चों के लिए बेबी हक्की आती है, जो बेबी रोल ऑन आता है, अगर ऐसा कुछ बच्चे को होता है तो रोल ऑन आप लगा सकते हैं। तो मैंने बच्चे को बोला, मैंने आज तक, अभी भी मेरे बच्चे 3 साल का होने वाला है, छोटा वाला मेरा 2 का हो गया है, मैंने आज तक कभी झंडू बाम, विक्स, मतलब ये सब कुछ भी यूज़ नहीं किया है, क्योंकि बच्चों के लिए ये किड्स फ्रेंडली नहीं है, ये बड़ों के लिए बनाई गई है, एडल्ट्स के लिए बनाई गई है। आप बच्चों में ये चीज़ें मत यूज़ करो, बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं इन चीज़ों के। आप लिटरली अगर आप पढ़ोगे ना, गूगल करोगे या कहीं भी, मतलब यार यूट्यूब तो देखो, यूट्यूब पे सारी चीज़ सच नहीं है, सब अपना अपना ओपिनियन देते हैं। जैसे मैं आज अपना ओपिनियन दे रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, तो सबके अपने एक्सपीरियंस है। बट गूगल करो या कहीं स्टडी करो या कंपनी में ही डायरेक्ट विक्स में जाके पढ़ो कि क्या क्या चीज़ किस लिए है, तो ये चीज़ें नहीं यूज़ करनी चाहिए। 2 साल से पहले अगर आप बच्चों को वेक्स या इस टाइप के कुछ यूज़ करते हो, बच्चों को लाइफ टाइम निमोनिया रह जाता है, अस्थमा बन जाता है, किडनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लीवर ख़राब हो सकता है, ये सारे कॉजेज़ हो सकते हैं। तो बच्चों को ये नहीं देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। अब नेक्स्ट आ गए डाबर लाल तेल, कि डाबर लाल तेल की मालिश करो, बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है। हमने अपने बच्चों की है, जब अपने बच्चों की आपने की ना, तब वो तेल अच्छा था, उसमें कोई मिलावट नहीं थी। बट आज के टाइम में डाबर लाल तेल में बहुत ज़्यादा मिलावट है, वो बच्चों के लिए नहीं है, बहुत हार्ड तेल है, हर बच्चे के लिए नहीं है। हर बच्चा अलग होता है, ऐसे हर बच्चे के लिए चीज़ें अलग होती हैं। डाबर लाल तेल बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, वो जिस बच्चे की स्किन सॉफ्ट होती है या जो बच्चा प्री मैच्योर है, हम उसके लिए वो तेल यूज़ नहीं कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तेल होता है वर्जिन कोकोनट ऑयल। आपके पास अगर आपसे हो सकता है ना, तो सूखे नारियल लेके कहीं भी जाके, दिल्ली में कहीं चले जाओ, गुड़गांव में भी है, सूखे नारियल लेके और वहाँ पे उनका तेल निकलवा के वो बच्चे के लगाइए। बादाम लेके बादाम का तेल निकलवा के बच्चे के लगाइए, वो बहुत बेस्ट होता है। पूरी सर्दी आप वर्जिन कोकोनट ऑयल या बादाम का तेल लगाओगे ना, आपके बच्चों को मैं गारंटी दे सकती हूँ कि खांसी जुकाम हो नहीं सकता। तो ऐसे होता है। डाबर लाल तेल की बात, हाँ यस, जॉनसन्स बेबी। यार एक टाइम था जब जॉनसन्स बेबी चलता था, शैम्पू, तेल, पाउडर, ये सब जॉनसन्स बेबी का चलता था, पर आज के टाइम में नहीं चलता। क्यों? कुछ केसेस आए, कुछ बच्चों का स्किन जल गई इस तेल से, इस पाउडर से, इस क्रीम से, मार्केट में वो बंद हो गई। वो दोबारा एक सही का सर्टिफिकेट लेके आ तो गई, लेकिन हमें तो वो चीज़ पता है ना कि ये चीज़ गलत हुई थी। अभी भी गड़बड़ होगी तो हमारे बच्चे की स्किन का क्या होगा। फिर हिमालय आया, मैंने कुछ टाइम हिमालय भी यूज़ किया, बहुत अच्छा रहा। पर फिर मैंने डॉक्टर के राय से, कि मेरे बच्चों के ना स्किन में प्रॉब्लम होने लगी, फिर मैंने वो चेंज करके फिर अवीनो का किया, और इस टाइम मैं अवीनो का ही यूज़ कर रही हूँ। हिमालय बिल्कुल ही मैंने स्विच कर दिया है। तो ये था एक मालिश का, बच्चे की फीडिंग का, और बच्चे को टाइम से, प्रीमेच्योर बच्चों के साथ ना देखो मेहनत बहुत होती है, नॉर्मल बच्चों से थोड़ी सी ज़्यादा है, थोड़ी सी ज़्यादा, क्योंकि नॉर्मल बच्चों के साथ भी मेहनत है, पर प्रीमेच्योर के साथ थोड़ी सी ज़्यादा इसलिए क्योंकि एक तो वो बहुत छोटे होते हैं,
1.6 kg का बच्चा आप सोच ही सकते हो कितना छोटा हो सकता है। वो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनको कपड़े पहनाना, उनको ड्रेसिंग करना, ये सब चीज़ें ना, स्किन इतनी सॉफ्ट, मतलब कैसे कैसे ये ना, ये चीज़ बच्चे की, मतलब जो बच्चा होता है उसकी भी वीक होती है, पर प्री मेच्योर बच्चों की तो इतनी वीक होती है ना कि अगर किसी ने ऐसे भी मार दिया तो वो उसमें कुछ हो सकता है बच्चे के। तो ये चीज़ें भी बहुत ध्यान रखी जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें थी जो ध्यान रखने वाली थी। फिर ऐसे ऐसे रिकवर होता गया। मेन मुझे जो सबसे मैं रिकमेंड करूँगी ना प्रीमेच्योर बच्चों के साथ, जो वो है मालिश, अच्छे तरीके से मालिश करना। फिर मालिश हम जब करते रहे ना, जो हम 2 महीने बाद जब हम हॉस्पिटल पहुँचे, हमें मतलब थोड़े थोड़े टाइम में बच्चे को दिखाना ही होता है, तो डॉक्टर भी शॉक्ड था। वेट 3.5 kg से अबव पहुँच गया था, बहुत जल्दी वेट गेन हुआ था। और ये वेट गेन हुआ था सिर्फ और सिर्फ एक मिल्क से। नैन प्रो बेस्ट मिल्क है, मैं ये रिकमेंड करती हूँ। तो एक मिल्क से और दूसरा बच्चे की मालिश और केयर से ये सारा हुआ। फिर मेरा बच्चा जैसे प्री मेच्योर था ना, तो किसी किसी बच्चों के ना ये हेयर आते, मेरे बेटे के पूरे पे हेयर थे, पूरे पे हेयर। फिर मैंने उसका कैसे किया था, चिरौंजी आती है ना, ड्राई फ्रूट वाली चिरौंजी आती है, काली काली सी, ब्राउन ब्राउन सी, उसको पीस के मलाई में मिला के और उसको इस पूरे स्किन पे लगा के और हल्के हाथों से आटे की लोई से रगड़ा करती थी, और वो बिल्कुल चला गया था। 15-20 दिन में बाल सारे चले गए थे, जो एक्स्ट्रा अनवांटेड हेयर्स थे वो सारे चले गए थे। ये दिक्कत हुई। एंड सेकेंड फिर दिक्कत एक ये और थी, मतलब प्रीमेच्योर था ना, तो उसके साथ बहुत सारी दिक्कत थी। बच्चे की पेनिस में, उसके पेनिस में दिक्कत थी, टॉयलेट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी उसको। फिर वो उसका हमने डॉक्टर को बताया, तो डॉक्टर ने उसकी मेडिसिन दी, एंड देन वो भी धीरे धीरे ठीक हो गई। फिर धीरे धीरे हमने जैसे 5th मंथ से बच्चे को खाना स्टार्ट करते हैं, सॉलिड स्टार्ट कराते हैं। सॉलिड से पहले डॉक्टर बोलता है, मतलब हर कोई ये कहता है कि 5 महीने के बाद पानी पिलाओ, पर मेरे डॉक्टर ने, मेरे पीडियाट्रिशियन ने सजेस्ट किया मुझे कि आप 4 मंथ से इसको पानी दो। तो मैं उसको 4 मंथ से पानी देने लगी। मैंने बहुत लोगों का ना आज भी देखा है कि वो बच्चे को पानी बहुत कम देते हैं। बच्चे को पानी बहुत देना चाहिए, बच्चा हाइड्रेट रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे के अंदर डिहाइड्रेशन होना चाहिए। मेरे बच्चों का ना डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी होता है, जबकि वो पानी भी पीते हैं। उन्हें गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, तो उनको बहुत जल्दी डिहाइड्रेशन होता है। एक मैंने अभी तक अपने बच्चों को दोनों को मैंगो नहीं दिया है, बिकॉज मैंगो डिहाइड्रेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। तो मैंगो अवॉइड किया सबसे ज़्यादा। जब वो 6 महीने के हुए, उनको खिलाना शुरू किया ना, तो सबसे ज़्यादा देती थी मैं कैरेट सूप, पम्पकिन सूप, और एक मेरी डाइट में जो हमेशा रहा है, एक बनाना, मैश करके बनाना पैनकेक्स। जो मैं बनाना जिस रूप में दे सकती हूँ ना, मैंने हर चीज़ में बनाना दिया है। और खाने का तो मैंने ये मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है। एक होममेड सेरेलैक मैं टचवुड में बोल सकती हूँ, मैं चाहे कितनी बिजी हूँ, कितनी मॉडर्न हूँ, कितनी भी कुछ हूँ, मैंने मार्केट का कोई चीज़ नहीं दी अपने बच्चे को। ना कभी मार्केट का सेरेलैक दिया है, कभी भी नहीं दिया, उन्हें चखने भी नहीं दिया है मैंने, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यार मार्केट के सेरेलैक में होता ही क्या होगा। कहते हैं डॉक्टर वाली बात भी, और मैंने ये चीज़ें सुनी भी हैं कि बच्चा बचपन में जितना हेल्थ कॉन्शियस रहेगा ना, उसकी हेल्थ पे हम जितना ध्यान देंगे, आगे जाके वो उतना ही अच्छा रहेगा। अगर हमने उसके 1-1.5 साल हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया ना, वो आगे जाके वीक, चिड़चिड़ा इस टाइप के रहेगा, क्योंकि बच्चा वीक रहेगा तो वो चिड़चिड़ा भी रहेगा। बच्चे का वीक, हमें जो ये बच्चे की इम्यूनिटी है ना, ये हमें 1 साल तक ही कंट्रोल करनी होती है बहुत अच्छे से, क्योंकि उस टाइम ना बच्चा, मैंने 1 साल तक अपने दोनों बच्चों को ना कभी चीनी दी, ना कभी नमक दिया, उनको टेस्ट ही नहीं पता था। तो सब लोग ये बोलते थे कि यार कैसे खाता होगा, ना नमक है ना चीनी है। अरे तो उससे टेस्ट थोड़ी ना पता नमक चीनी क्या होता है, उसके लिए तो वही खाना है, उसको वही बढ़िया लग रहा है, उसको नेचुरल चीज़ें मिल रही हैं। नेचुरल कैरेट में भी मीठापन होता है, टमाटर में भी मीठापन होता है, तो टमाटर सूप मिल रहा है, खिचड़ी मिल रही है। खिचड़ी में कभी उसको प्लेन नहीं दी। मैंने एक सबसे बड़ी बात कि मैंने 1 साल तक बच्चे के लिए खिचड़ी या कोई भी चीज़ कुकर में नहीं बनाई, क्योंकि उससे गैस होती है, बच्चे में कॉलिक होता है, तो वो मैंने अवॉइड किया। हमेशा फ्राई पैन वगैरह में थोड़े से चावल डाले, खूब सारा पालक डाल दिया, गाजर डाल दी, मतलब सारी वेजिटेबल्स डाल दी उसके राइस में, उसको मैश करके खिलाया। वो बहुत अच्छे से खाता था, उसको बहुत पसंद था। तो 1 साल तक मैंने इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, बहुत ही ज़्यादा। उसका होममेड सेरेलैक, मखाना, 2-4 पीस काजू के कर दिए, 2 बादाम के डाल दिए, और इस टाइप का सेरेलैक मिल्क में मिला के उसको हमेशा दिया।
तो इस हिसाब से मेरा पहला प्रीमेच्योर बच्चे ने अच्छे से रिकवरी करी और आज भी वो बाय गॉड ग्रेस बहुत बच्चा अच्छा है, बहुत बढ़िया है, स्कूल जाने लगा है, बड़ा हो गया। सो अब मैं बात करती हूँ मेरे सेकंड बेबी की प्रीमेच्योर के टाइम की। उसके टाइम पे क्या दिक्कतें थी, उसके टाइम पे क्या इश्यूज थे, क्या क्या हुआ, उसकी हमने केयर कैसे करी। एक्चुअली उसकी केयर में थोड़ी सी लापरवाही हुई है हमारे साथ, बट सब बच्चे, 2 बच्चे होते हैं ना तो होता ही है एक के साथ, और छोटे के साथ ही होता है फिर जब दोनों साथ के होते हैं। सो छोटे वाले के साथ क्या हो, वो भी मेरा प्रीमेच्योर है। बड़ा बेटा मेरा 29+ वीक्स का है एंड वो मेरा 30+ वीक्स का है, या 31 वीक का है। उसके साथ क्या हुआ था, मुझे बहुत जल्दी कंसीव हो गया था। मेरे दोनों बेटों में 11 मंथ्स का गैप है। मुझे जल्दी कंसीव हुआ ना, तो जब मेरे को 7.5 मंथ्स हो गए, मतलब मेरे 31 वीक हो गए, मेरे स्टिचेस में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी। वो मैं ना बेबी का वेट ही नहीं उठा पा रही थी, स्टिचेस बेबी का वेट नहीं ले रहे थे, और मुझे कॉन्ट्रैक्शन चालू हो गए थे 30 वीक से। बट मैंने हॉस्पिटल में एडमिट हो के, मतलब 2 बार एडमिट हुई थी मैं मेरे छोटे बेटे के टाइम पे पहले, तो एडमिट हो के या कैसे भी मैंने 1 वीक निकाल दिया था। फिर नहीं, बस कॉन्ट्रैक्शन, पूरी रात कॉन्ट्रैक्शन में रहना, पूरी रात दर्द होना। मैंने कॉन्ट्रैक्शन भी झेला है 1 हफ्ते का, शायद सिजेरियन था बट फिर भी कॉन्ट्रैक्शन झेला है। कॉन्ट्रैक्शन से तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती थी, बट इतनी जल्दी नहीं हो सकती थी क्योंकि मेरा सिजेरियन था कुछ टाइम पहले का ही। फिर कॉन्ट्रैक्शन इतने ज़्यादा हुए, मैं हॉस्पिटल जाती हूँ और हॉस्पिटल में कॉन्ट्रैक्शन बहुत हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं आपको 1 वीक हो गया कॉन्ट्रैक्शन आते हुए, अब क्या करना है, हम डिलीवरी कर दें या फिर आप हॉस्पिटल में 2-4 दिन और एडमिट रहोगे, तो 2-4 दिन और खींच लेंगे। मैं कहा चलो 1 दिन और एडमिट रह लेती हूँ। 1 दिन और एडमिट रह ली कि चलो भाई आज नहीं कराते हैं। फिर जब मेरा अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ ना, तो स्टिचेस में मेरे ढीलापन आ रहा था बहुत। डॉक्टर कहती है आपके स्टिचेस लूज़ होने लग रहे हैं। फिर वही गायनी थी मेरी सेम, तो मेरी गायनी ने मुझे कहा कि आपके स्टिचेस ना लूज़ होने लग रहे हैं, तो आप एक काम करो, आप डिलीवरी करवा लो। हम जस्ट एक रूटीन चेकअप के लिए गए थे, एडमिट हो गए एंड डिलीवरी के लिए फिर घर में फ़ोन कर दिया कि भाई हम डिलीवरी करा रहे हैं, आप लोग आ जाओ। फिर होती है डिलीवरी, सुबह एडमिट हो जाती हूँ 9 बजे, फैमिली आ जाती है, मेरे घर वाले आ जाते हैं, यहाँ से सब लोग आ जाते हैं। फिर मुझे ले जाया जाता है 11 बजे, मुझे ले जाया जाता है सारी। अब वहाँ तो भाई वो तो मैंने ना, जब फर्स्ट डिलीवरी में तो फर्स्ट टाइम मैं एनेस्थीसिया लगवा लिया, सेकेंड डिलीवरी में तो मैंने 4 बार मैं एनेस्थीसिया लगवाया। मुझे 5वीं बार एनेस्थीसिया लगा, 4 बार कर दर्द भी झेला और 5वीं बार में लगवाना भी पड़ा। फिर डॉक्टर बस मेरे पे ये चिल्लाए जो एनेस्थीसिया लगाते कि देखो आपको लगवाना तो है ही, आप बार बार दर्द मत सहो, क्योंकि एनेस्थीसिया में पता है क्या होता है, जो इतनी बड़ी बड़ी सुई होती है ना, वो आधी जाती है ना, अगर थोड़ी भी हिल गई तो वो वापस निकालनी पड़ती है। भाई ये 4 बार हो गया, चीख रही हूँ, सब कर रही हूँ, पर करवाना तो है ही कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तो हिम्मत मार के, चीख के, चिल्ला के, बिना हिले, क्योंकि थोड़ा सा भी आप हिल जाते हैं ना तो वो एनेस्थीसिया हट जाता है। चिल्लाते चीखते, मतलब इतनी पतली सी, इतनी लंबी सुई होती है, वो घुसानी है पूरी। तो 5वीं बार मैं घुसवा लेती हूँ, नशा हो जाता है, वो सारा प्रोसेस पता ही था ये सब होना है। लेकिन मेरा पता नहीं क्यों इतनी जल्दी एनेस्थीसिया लगाता है, क्या चक्कर था, मुझे एनेस्थीसिया का इस बार असर नहीं हुआ। खिंच रहा है तो दर्द हो रहा है, मैं चीख रही हूँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। तो ऐसे ऐसे करते 11:45 पर मेरा दूसरा बेटा भी आ जाता है एंड नाउ आई एम शॉक्ड कि फिर से बेटा हो गया। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा था, बहुत वो था कि मुझे बेटी हो, पर चलो यार, भगवान जो देता है कुछ ना कुछ सोच समझ के देता है, उन्होंने सब कुछ लिख रखा है, तो वही हो जाता है बेटा। मैं तब भी बिलीव नहीं कर पाती कि मेरा बेटा हुआ है, क्यों मैं ना बहुत खुश रहती हूँ। डॉक्टर बोलती है ना वो पिंक बेबी, मैं पिंक बेबी तो बेटी होती है, बट बेटा होता है। फिर चलो ठीक है, सब खुश हैं कि बेटा हो गया। 2 भाई हो गए कोई बात नहीं, बहन की कमी रहेगी तो रहेगी, 2 भाई हो गए। फिर उसको तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, बिल्कुल सांस नहीं। डॉक्टर कहते हैं इसको भी भेजना पड़ेगा, निको एम्बुलेंस बुलाओ। अब इस बार हमारा पहले से क्लियर था कि हम तो कहीं और डालेंगे नहीं, हम तो Cloud9 नहीं भेजेंगे अपने डॉक्टर के पास। हम अपने डॉक्टर को कॉल करते हैं कि डॉक्टर दूसरा बेबी हो गया है और आ रहा है वो,
क्योंकि हम Cloud9 में ना पहले ही बात कर चुके थे कि इनकेस हमारा बच्चा प्रीमेच्योर होता है तो हम आपके पास भेज देंगे। तो कहते हैं ठीक है, हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो हम डॉक्टर को इसके पापा फ़ोन कर देते हैं कि भाई हमारा दूसरा बेटा हो गया है, तो हम आपके पास भेज रहे हैं। तो एम्बुलेंस आ जाती है, एम्बुलेंस में लेके उसको जाते हैं वहीं। मतलब ये ना, पता है बहुत दुख वाली बात होती है, आज तो इतना नहीं लग रहा, बहुत दुख वाली बात होती है कि आप जब अपने बच्चों को पहले देखो ना, उसके ऑक्सीजन सिलेंडर ये चीज़ लगी होती है। मेरे पास फ़ोटो है दोनों बच्चों की। मैं शेयर नहीं करना चाहती कभी भी किसी को नहीं है, बहुत दुख होता है। बस वो फ़ोन में पड़ी है, बस पड़ी है, कभी नहीं शेयर कर सकती किसी के साथ भी। तो मैं जो अपने बेटे को, उसको तो मैंने देखा भी नहीं था तो उसको हम भेज देते हैं। जाता है मेरा भाई, जाता है साथ। जाते जाते उसको बोलते हैं कि इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, इसको इंजेक्शन्स लगेंगे, और वो इंजेक्शन हमारे यहाँ हॉस्पिटल में नहीं, आपको बाहर से लाने पड़ेंगे। मेरे हस्बैंड और भाई भागे भागे बच्चों को वहाँ पे दे के जाते हैं, इंजेक्शन्स लेके आते हैं। एंड जो नीको में ना, मतलब पैसे की बात नहीं करना चाहती मैं, बट नीको में ना बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। अगर किसी के पास एकदम से पैसा नहीं है ना, मुझे नहीं समझ आता वो क्या करेगा। तो इंजेक्शन्स बोला जाता है 60,000 का एक इंजेक्शन होता है। बोलते हैं आज के लिए 2 इंजेक्शन ला दो, बाकी कल की कल देखेंगे। तो मेरे हस्बैंड वो सब करके 2 इंजेक्शन उनको ला के दे देते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लो 60,000 का एक इंजेक्शन एंड अदर चार्जेस हैं। 2 इंजेक्शन ला के दे देते हैं। और बच्चे के सुबह लग जाते हैं, शाम को एक लग जाता है। अगले दिन डॉक्टर फिर कहता है इंजेक्शन चाहिए, मेरे हस्बैंड फिर ला के देते हैं। 3 इंजेक्शन के बाद उसको फिर नींद नहीं होती इस इंजेक्शन की। ठीक है, बच्चा 2 दिन रहता है, 3 दिन रहता है। तीसरे दिन उसको ऑक्सीजन लगाया हुआ होता है ना, तीसरे दिन हम इसके पापा पूछते हैं, मैं भी कॉल करके पूछती हूँ कि डॉक्टर क्या कंडीशन है। तो वो कहते हैं कि कंडीशन ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, कल ठीक हो गया था बट आज नहीं है। उसको हमने ऑक्सीजन वो हटा के देखा तो वो सांस नहीं ले रहा है, सांस नहीं ले पा रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है उसको सांस लेने में। फिर डॉक्टर को हमने बोला, डॉक्टर आप बेस्ट से बेस्ट करो, जितने दिन रखना है रखो, हमें इस चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अपना बच्चा बस ठीक लेके जाएंगे आपके यहाँ से। तो डॉक्टर कहते चलो ठीक है। करते करते उसको सांस जाता है, तो ऑक्सीजन वो हटाते हैं उसको, फिर सांस जाने लग जाता है। ऐसा 3-4 दिन, 4-5 दिन ऐसा चलता है। फिर 5th डे मैं सेम उसको फिर देखने जाती हूँ डिस्चार्ज होने के बाद। उस टाइम भी वो सो रहा होता है, बट उसका वो ना ऑक्सीजन वाला लगा होता है। एंड उसके प्यारे प्यारे नेल्स, और बेबी गर्ल के उसने कपड़े पहने होते हैं, पिंक ड्रेस पहनी होती है। तो वो नर्स मेरे को वहाँ बोलती है कि आपका बेटा जब आया था ना, तो हमें जग लगा कि गर्ल आई है, इसलिए हमने इसको पिंक पैड दिया है, और पिंक क्योंकि वो लड़की जैसा ही था बिल्कुल। मैंने कहा हाँ वो था। तो उसके मतलब नेल्स बिल्कुल मेरे जैसे, बिल्कुल लड़कियों जैसे प्यारे प्यारे नेल्स, पैरों के नेल्स बहुत प्यारे, तो बहुत अट्रैक्टिव सा था, गर्ल जैसा बिल्कुल, बहुत पिंकी पिंकी सा। तो ऐसा होता है। फिर उसको जैसे ब्रीथिंग प्रॉब्लम थी ना, तो वो बोतल से भी फीड नहीं कर पा रहा था। उसके ना मुंह में डायरेक्ट दूध में, उसका पाइप टाइप होता है एक, वो दूध में डाल देते हैं, वो डायरेक्ट मुंह में जाता ही रहता है, टपकता रहता है। तो उसके मुंह में वो लगा हुआ था। मैंने डॉक्टर से पूछा, मैंने कि क्यों लगा हुआ है? तो कहते हैं ऐसे ऐसे ये ना फीड नहीं कर पा रहा है, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा फीड को, बट फीड देना बहुत ज़रूरी है बच्चे को, तो हमने ये लगा दिया, इसके मुंह में ही अपने आप ही फीड जा रहा है, सोता भी रहेगा और फीड भी लेता रहेगा। जागता बहुत कम था, बहुत ही कम जागा करता था। मैंने डॉक्टर से पूछा कि कितना जागता है, कि नहीं बहुत ही कम जागता है, पूरे दिन में कहीं 1 घंटे या 1.5 घंटे, इतना भी नहीं कभी कभी। तो मैंने कहा डॉक्टर मैं इसको ले लूँ थोड़ी देर गोदी में? कहती आप ले लो, बट ये सो रहा है तो ये डिस्टर्ब होगा। मैं कहा चलो ठीक है। मैं उसको ब्रेस्ट फीड कराने गई थी, बट जब वो उठा ही नहीं तो मैंने उसको ब्रेस्ट फीड नहीं कराया कि मैं उसको क्यों परेशान करूँ, वो सो रहा है। आधे 1 घंटे बैठ के उसके पापा भी आ जाते थे, मैं भी आ जाती थी, बट वो इतना रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। हम उसके टाइम पे बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, बहुत ज़्यादा डरे हुए, बट मुझे भरोसा था कि मेरा एक बच्चा यहाँ से ठीक गया ना, तो मेरा दूसरा बच्चा भी मैं ठीक लेके जाऊँगी। फिर ऐसे होता है, और ऐसे ऐसे करके उसको मतलब फिर 7th या 8th डे उसके ऑक्सीजन सही हो जाता है, बढ़िया सांस ले रहा होता है। डॉक्टर का कॉल आता है कि सब अच्छा कर रहा है, अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है, बट इसके साथ जो और भी प्रॉब्लम्स हैं हम पहले उनसे भी डील कर लें, फिर आप बच्चे को ले जा सकते हैं घर।
हमने डॉक्टर को बोला कोई बात नहीं, आप 1-2 दिन और रख लो, पर हमें बिल्कुल ठीक करके देना। फिर ऐसे करते करते 12 या 13 डे पे वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। हम जाते हैं लेने, वो कहते हैं आप ले जा सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम हुई ना तो आप यहाँ पे दोबारा दिखा जाना मैं फटाफट। और ये चीज़ मैंने बच्चों में आज तक नहीं दिखाई। मेरे बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मैं तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ। मैं कभी ये नहीं चीज़ करती कि घर में हो जाएगा ठीक या थोड़ा दिन देख लेते हो जाएगा, मैं तुरंत लेके जाती हूँ। क्योंकि लापरवाही करना बहुत गलत चीज़ है, किसी के साथ भी लापरवाही करना बहुत गलत चीज़ है। फिर मैं लेके उसको ना, हम फिर ऐसे डिस्चार्ज करा के ले आते हैं। और मैं इतना प्यार से उसके कपड़े लेके जाती हूँ जो मेरे बेटे ने फर्स्ट टाइम पहने थे ना वो कपड़े। हाँ, एक चीज़ मैं ये और बताना चाहती हूँ, मेरे फर्स्ट बेटे ने वो कपड़े पहनाए थे मैंने उसको जो उसके पापा ने उसकी छठी में पहने थे। वो रखे हुए थे मम्मी के पास। मैंने एक दिन संदूक में से देखे थे, तो मेरा बेटा हुआ भी नहीं था, मतलब प्रेगनेंसी भी नहीं थी, बस मैंने वो कपड़े देखे थे। तो मैंने मम्मी से पूछा किसके, कहती है इनके हैं जो छठी पे पहने थे। मैंने कहा मम्मी इन कपड़ों को रखना, मेरा जो होगा ना बच्चा मैं उसको पहली बार यही कपड़े पहनाऊँगी। तो मैंने अपने बेटे को वो कपड़े बनाए थे और छोटे बेटे को अपने बड़े बेटे के कपड़े बनाए थे। तो उन्हें पहना के मैं बहुत प्यार से उन्हें पहना के घर लेके आई थी। बेस्ट टाइम होता है वो घर लेके आना। फिर अपनी प्रॉब्लम्स ना सारी भूल जाते हैं आप। फिर हम घर लेके आए और छोटे बेटे के टाइम से मर्ज किया। हमने छठी भी नहीं की थी, 16 दिन बाद छठी की थी हमने उसकी, क्योंकि हमें थोड़ा सा अच्छा करना था यार छठी पे, कि हमारा बेटा 2 बेटे आए, पहले की भी नहीं हुई दूसरे की भी। फिर हम घर आते हैं, घर आके हमने उस पर मुझे बस ये लगा कि मैंने उसकी डेकोरेशन नहीं कराई थी। बड़े बेटे का मैंने बहुत अच्छा वेलकम किया था, बहुत अच्छी डेकोरेशन कराई थी। छोटे के टाइम पे इसलिए नहीं कराई थी कि एक दिन बाद छठी है तो हम उसी दिन कराएंगे सब कुछ जब फंक्शन होएगा। फिर हम घर ले आते हैं, घर ला के वो भी मतलब बहुत कम उठता है, बहुत कम। तो मेरे फादर इन लॉ देख के उसको बोलते हैं, मतलब उसका वेट ठीक था, लेकिन वो 7.5 मंथ में 2.5 kg का हुआ था। वेट उसका बहुत सही था, जो वेट था ना वही उसके साथ उसका पॉजिटिव पॉइंट था। तो वेट के वजह से, और वो आज भी टचवुड वेट में बहुत अच्छा है। थोड़ा सा फैटी है, मतलब मेरा बड़ा बेटा पतला है लेकिन फुल एक्टिव है, और ये मोटा है लेकिन बिल्कुल ढीला है, बिल्कुल एक्टिव नहीं है बिल्कुल भी बहुत आलसी है। तो हम घर ले आते हैं, घर आके फिर नेक्स्ट डे हमारी छठी होती है। हमने एक बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा कहते हैं 1 महीने तक ना हमने किसी को टच नहीं करने थे, हम खुद भी नहीं टच करते थे। मैं अपने बच्चों को तुरंत सैनिटाइज़ करके तब टच किया है मैंने। मेरे हस्बैंड या कोई भी कमरे में भी नहीं आता था, कोई आता था तो कपड़े चेंज करके वॉश करके अच्छे से तब घर में घुसते थे। फिर जर्नी स्टार्ट हुई 2 मदर की, 2 बच्चों की मदर की। छोटे छोटे 2 बच्चे, मदर 1, कैसे हुए भाई दोनों को मम्मी चाहिए। तो उस टाइम पे यार मेरा सपोर्ट सिस्टम बने मेरे हस्बैंड, जिनके पास मेरा छोटा बेटा स्टार्टिंग से हॉस्पिटल से आते ही सोया, क्योंकि मेरे बड़े बेटे को भी मैं ही चाहिए थी। वो 5 दिन मेरे बिना रहा था। वो दिन बहुत बुरे दिन थे। वो दूसरा बच्चा भी आया बट वो दिन भी बहुत बेकार थे। मुझे बहुत लिटरली बहुत रोना आता था कि मेरा छोटा सा बच्चा है, वो कैसे मेरे बिना रहता होगा, पर रह लिया क्योंकि उसका दादा दादी से ना स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है दोनों बच्चों का मेरा। तो वो फिर भाई मैं घर आती हूँ। अब मेरे छोटे बेटे को भी करवट चाहिए कि मम्मी मेरे साथ करवट लेके सोए। वो हमेशा से ना मेरे हाथ पे सोता है, आज भी मेरे हाथ पे सोता है, रात भर मेरा हाथ दुखी करे रहता है। फिर ऐसे हुआ, मैं रात को सुलाती हूँ उसको, छोटा वाला चीखे रात में, बड़े वाले को नींद आए, ये गड़बड़ होने लगी। फिर छोटे वाले के साथ मेरे हस्बैंड सोने लगे, बड़े के साथ मैं सोने लगी। ऐसे ऐसे रात को फिर मेरे हस्बैंड दूध बनाना ये सारा काम उन्होंने ही किया, और धीरे धीरे बच्चे उनकी, फिर दोनों बच्चों की मालिश। मुझे मालिश किया था, मुझे दूसरे की मालिश ना सच बोलो तो नहीं पसंद आती है, क्योंकि मैं खुद बहुत अच्छी मालिश करती हूँ, सच बता रही हूँ, बहुत बहुत अच्छी। इन चीज़ों से करती हूँ, इतनी तगड़ी करती हूँ ना, तेज, लेकिन किसी बच्चे को दर्द भी नहीं होता, बच्चा कंफर्टेबल फील भी करता है और हेल्दी भी रहता है। तो मैंने फिर दोनों बच्चों की मालिश करना स्टार्ट किया, दोनों की मालिश किया करती थी। रात को सोने से पहले मालिश, सोने से पहले तो मैं अब भी उनकी करती हूँ, अब तो नहीं कराते हैं, बहुत ज़िद करते हैं कि नहीं करवानी। सोने से पहले भी मैं उनकी मालिश किया करती थी। फिर उनकी फीड पे ध्यान दिया, सारी चीज़। हाँ, छोटे वाले के साथ ये लापरवाही हुई कि जो बड़े का खाना बनता था वो मैं छोटे को ही देने लगी, उसकी इतनी ज़्यादा केयर नहीं करी। उसको मीठा भी दे दिया था क्योंकि वो टेस्ट में बहुत मतलब नहीं खाता था, उसको खाना बहुत मुश्किल शुरू किया है।
मैंने 5.5 से उसे खाना स्टार्ट किया था, उसने जाके 8 मंथ्स पे खाना स्टार्ट किया। बिल्कुल भी नहीं खाता था, सिर्फ मिल्क पे। तो वो मिल्क पे बहुत ज़्यादा रहा है, तो उसको कॉलिक, वेट गेन, ये सारी प्रॉब्लम्स भी रही हैं। बट बड़े वाले के साथ नहीं थी, छोटे वाले के साथ है। और छोटा वाला आज भी ना कम खाता है एज़ कंपैरिजन, मतलब दोनों ही कम खाते हैं। अब तो थोड़ा सा टॉडलर हो गया, हम खेल में रहते हैं। तो उस टाइम पे ये था कि कम खाया छोटे वाले ने, और उसका फैट इस चीज़ से बढ़ता रहा। फिर उसको कॉन्स्टिपेशन होने लग गया। कम खाएगा तो बच्चा कॉन्स्टिपेटेड होएगा। कॉन्स्टिपेशन के लिए फिर मैं 6 मंथ बाद से उसको देने लगी थी प्रून्स का जूस। प्रून्स मीन सूखा आलू बुखारा। तो जो सूखे आलू बुखारा का पैकेट्स मिलता है वो मैं उसको प्रून्स में देने लगी। प्रून्स को 2 प्रून्स को पानी के अंदर छोड़ दिया आधे घंटे के लिए, फिर उसको मिक्सी में ग्राइंड करके ये बच्चों को जूस पिला दो, अच्छा लगता है। उसमें थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हो, हींग भी डाल सकते हो, बिल्कुल हल्की सी। इससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन से बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। तो मैं ये सारी चीज़ धीरे धीरे करने लगी ताकि बच्चा कॉन्स्टिपेशन फ्री, क्योंकि बच्चा कॉन्स्टिपेशन में आता है ना तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, बहुत रोता है, बहुत चिड़चिड़ा रहता है। कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत तो मेरे छोटे वाले को, अगर वो अभी भी मीठा खाता है ना, अगर 2 दिन मीठा खा लिया तो तीसरे दिन उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और ये सबके साथ है। हम ये कहते हैं ना बच्चा को बहुत कॉन्स्टिपेशन है, वो खा नहीं रहा, वो जो डाइट लेनी चाहिए ना, फाइबर प्रोटीन, वो नहीं ले रहा, वो मीठा खा रहा है। शुगर लेवल उसके बॉडी में ज़्यादा है, इसलिए उसको ऐसी दिक्कत हो रही है। तो ऐसे करते करते वो भी हो गया। फिर 1.5 महीने बाद, वो 1.5 महीने का हो गया छोटा वाला, 1.5 महीने बाद हमने किया कुआ पूजन। दोनों बच्चों का कुआ पूजन हमने साथ में किया था। हमने ना पहले बेटे का ऐसा नहीं था कि हमें कुछ पता था कि हमारे दूसरा भी कुछ होएगा या दूसरा इतनी जल्दी हो जाएगा, सब कुछ अनप्लान था। लेकिन पहले बच्चे का हमने फंक्शन इसलिए नहीं किया था क्योंकि हमें डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली बोला था कि आप कुछ भी मत करना, बच्चा इन्फेक्शन हो सकता है। क्योंकि हमारे सामने ना वहाँ एक केस आया था, वो अपने बच्चे को घर ले गए थे, उनके यहाँ फंक्शन था, रिश्तेदार आए, खाया पिया, किसी ने झूठे वूठे हाथ लगा दिए, बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार हो गया और वापस उसे निको में एडमिट करना पड़ा फॉर अ मंथ। तो वो रिस्क हम बिल्कुल नहीं लेना चाहते थे। फर्स्ट बेबी था, रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते थे। तो हमने इसलिए नहीं किया था उस टाइम पे, अक्टूबर में हुआ था, नहीं किया। फिर थोड़ा ये था कि मैं भी अच्छे से रिकवर हो जाऊँ तब करेंगे। ऐसे करते करते फिर कि भाई अभी करेंगे। फिर हमने अप्रैल की डेट निकाली कुआ पूजन की, एंड अप्रैल में मुझे पता लगता है कि मैं तो फिर से प्रेग्नेंट हूँ। तो बस प्रेगनेंसी में कुआ पूछता नहीं है, हमने सोचा अब दूसरा भी हो जाएगा, चाहे बॉय हो गर्ल हो, हम तब फंक्शन करेंगे। फिर हमने उस हिसाब से तब फंक्शन किया। तो प्रीमेच्योर्स के साथ प्रॉब्लम आती हैं, हमें बस उनको अच्छे से ना टैंगल करना पड़ता है, अच्छे से उन्हें हैंडल करना पड़ता है कि हमें कैसे हैंडल करना है, कैसे उनके प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। जैसे कॉलिक की मेन प्रॉब्लम तो मुझे मेरे बच्चों में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रही है कॉलिक रही है। छोटे वाले बेटे को तो मैं आपको कितना बताऊँ, उसको इतना कॉलिक रहा है ना, बिकॉज वो खाता नहीं था ना कुछ भी, फ्रूट, कुछ भी वेजिटेबल, सूप वगैरह कुछ भी नहीं लेता था, सिर्फ मिल्क लेता था। तो उसको इतना कॉलिक था, उसे दिन में एक बार वॉमिटिंग करनी ही होती थी, कभी कभी 2 या 3 बार भी वॉमिटिंग करता था, ऐसे ऐसे होने लगा। फिर हमने डॉक्टर को दिखाया जब वो 1 ईयर का था कि इसको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, हम इसका क्या करें। फिर डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया कि आप एक अल्ट्रासाउंड कराइए, अल्ट्रासाउंड में आपको पता लगेगा कि इस बच्चे को वॉमिटिंग होती क्यों है। हमने अल्ट्रासाउंड कराया, अल्ट्रासाउंड में हमें पता लगता है कि हमारे बेटे के पेट में, स्टमक एरिया में ना जो इंटेस्टाइन होता है, जहाँ पे पॉटी स्टोर होती है, जो इंटेस्टाइन होता है, इंटेस्टाइन के पास उसे नॉट्स बन रहे हैं, मतलब छोटी छोटी सी गांठें बन रही हैं, ये बताया, और वो फैट की वजह से थी। फिर हमने डॉक्टर से रीज़न पूछा कि ये फिर ठीक कैसे होएंगी, इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे इसे डायग्नोस्ट करेंगे। तो फिर डॉक्टर ने हमें ये बोला कि अभी तो आप इसको इग्नोर करो, बस बच्चे को कुछ मीठा मत दो, इसको बिल्कुल इग्नोर कर दो, और धीरे धीरे वॉमिटिंग बंद हो जाएगी। जब ये 5-6 ईयर्स का होगा ना, ये नोट्स अपने आप ही चले जाएंगे। फिर ऐसा हुआ, कुछ दिन उसको वॉमिटिंग बंद हो गई, एंड कुछ दिन बाद फिर वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। अब हम फिर से डर गए कि क्या हो गया। अब डॉक्टर हमें सजेस्ट करता है रेडियोलॉजिस्ट को दिखाओ, लीवर वाले डॉक्टर को दिखाओ कि बच्चे के लीवर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी मीठा खाने से। क्यों बच्चे के साथ ना नमक मीठा अगर एज से पहले दिया जाए तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो बहुत लोग ये बोलते हैं, ये भी मैं आपको बताऊँ कि नहीं यार, हमारे बच्चों में तो नहीं होती थी, पहले तो कुछ भी नहीं होता था ऐसा, इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए। तो पहले बच्चा 2-2.5 साल तक माँ का दूध पीता था, उसमें कोई नमक कोई मीठा नहीं होता, तो इसलिए बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। अब बच्चा ब्रेस्ट फीड नहीं करते, ज़्यादातर सिजेरियन वाले बच्चे ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाती, सिजेरियन मदर्स,
मेरे बच्चों ने बिल्कुल नहीं किया है। ब्रेस्ट फीड मैंने उनको पंप से निकाल के दिया है, लेकिन वही 1 या 2 मंथ ऑलमोस्ट, छोटे वाले को 2 मंथ भी नहीं मिला, क्योंकि जब आप पंप से निकालते हो ना थोड़ा थोड़ा मिल्क की जो रिडक्शन है मतलब रिडक्शन बढ़ता ही जाता है, वो फ्लो ख़त्म ही हो जाता है धीरे धीरे। तो ऐसा हुआ और वो भी फ्लो ख़त्म ही होने लगा धीरे धीरे। सो आज का मेरा वीडियो यही था। कुछ इसमें आप मेरे से पूछना चाहते हो, मैं बहुत बार आपसे बोल चुकी हूँ कि आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जो मेरे पर्सनल फ्रेंड्स रिलेटिव्स हैं वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी मुझे कर सकते हैं, उनके पास तो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर हैं। तो बस मैं आपके साथ ना आज यही शेयर करना चाहती थी कि अगर प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं तो सबसे ज़्यादा केयर है माँ को, फैमिली को सबसे ज़्यादा केयर करनी पड़ती है बच्चों की। तो आपको बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, फैमिली को बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। केयर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है प्रीमेच्योर बच्चों के साथ, सारे ही बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वही है, मैं आपको सबको ने यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि एक बच्चों की ना केयर बहुत मतलब खाने के टाइम पे बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए। उन्हें बाहर का खाना नहीं देना चाहिए, जितना हो सके अपना घर का खाना। प्रीमेच्योर बच्चा ना किसी का भी हो, उसे केयरलेस नहीं करनी चाहिए कि बच्चे को जॉन्डिस है तो हम घर रख लेंगे, वो घर पे ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैंने ना ऐसे बहुत से केस देखे हैं कि कोई बात नहीं, जॉन्डिस ही तो है, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। डॉक्टर अगर निको का सजेस्ट करते हैं ना, आजकल प्रीमेच्योर क्या, आजकल जो नॉर्मल बच्चे हो रहे हैं ना पूरे टाइम पे, फुल 9 मंथ्स में, डॉक्टर उन्हें भी सजेस्ट करता है, रिकमेंड करता है कि आप बच्चे को एक दिन के लिए निको में दिखा दें। बट पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं हम नहीं दिखाएंगे, घर पे ठीक हो जाएगा हमारा बच्चा। तो ये सब लापरवाही ना बहुत गलत है, ये लापरवाही बहुत ज़्यादा नुकसान करती है आपको, बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हो आप इन चीज़ों से। देखो कुछ खोने से अच्छा है कि किसी की बात मान ली जाए, वो चीज़ की जाए। तो मेरा तो बस यही कहना है कि आप ऐसा करिए। एंड वर्जिन कोकोनट ऑयल आप फर्स्ट क्राई से ले सकते हैं, फर्स्ट क्राई पे बहुत अच्छा मिल जाता है। मैंने फर्स्ट क्राई से बहुत बार यूज़ किया, अभी तो मैं नेचुरल ही निकलवा रही हूँ, वही लेती हूँ। हमारे यहाँ एक है वो नेचुरल वाले दे जाता है ओरिजिनल। बाकी आप फर्स्ट क्राई से लेगी, मैं फर्स्ट क्राई से ही लेती थी पहले। एंड डाइपर रैश वगैरह बच्चों को बहुत होते हैं, स्किन बहुत जल जाती है, तो ये चीज़ें भी आप अच्छे वाले यूज़ करो, मतलब ऐसे लोकल कोई चीज़ मत यूज़ करो, अच्छे डाइपर यूज़ करो। किसी किसी को ज़रूरी नहीं है, सब डाइपर यूज़ करना चाहते हैं। जिन्हें डाइपर यूज़ नहीं करना वो बच्चे को बिना डाइपर के भी रख सकते हो, कॉटन नैपीज़ वगैरह में। बट कोशिश करिए कि बच्चा बिल्कुल भी गीला ना रहे, वेट ना रहे, क्योंकि वेट रहने से बच्चा इन्फेक्टेड हो जाता है। जो उनका हिप एरिया है ना वो काला पड़ जाता है, उस पर निशान पड़ जाते हैं और फंगस जम जाता है, तो ये सब हो जाता है। एंड मैं एक सबसे बेस्ट मतलब आपको रिकमेंड करना चाहती हूँ, हाईली रिकमेंड, कि कोई भी चीज़ है ना, आपको कोई कुछ भी कहता है आप उसका रीज़न जानिए पहले कि ये ऐसा क्यों कह रहा है। यार देखो पहले के टाइम में और आज के टाइम में बहुत ज़्यादा फ़र्क है हर चीज़ का। जैसे मेरे फादर इन लोग खुद कहते हैं कि बच्चों को ना सरसों का तेल लगाया कर, सरसों का तेल बहुत अच्छा रहता है। बट पीडियाट्रियन, गूगल और WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये सब बोलती हैं कि बच्चों को 5 साल से पहले सरसों का तेल नहीं लगाना चाहिए। अगर हम सर्दियों में बच्चों को सरसों का तेल लगाते हैं तो उसे गर्म करके लगाना चाहिए और उसको 1-2 घंटे बाद धो देना चाहिए, वो बच्चे की स्किन पे रहना नहीं चाहिए। और सर में तो सरसों का तेल बच्चे के यूज़ नहीं करना चाहिए। अब हम भी हैं, हम भी वीक में 1 दिन सरसों का तेल लगाते हैं, वो भी हेयर वॉश से पहले। बाद में क्यों नहीं लगा के रखते, क्योंकि हम भी इरिटेट हो जाते हैं, हमारी स्कैल्प ड्राई हो जाती है, स्कैल्प पे ना बहुत ज़्यादा डर्ट जम जाता है। तो आपको बच्चों को तो बिल्कुल भी मस्टर्ड ऑयल यूज़ नहीं करना चाहिए। मस्टर्ड ऑयल की मालिश बहुत लोग रिकमेंड करते हैं, बहुत एरिया में होती भी है, बट उसका तरीका ये है कि मस्टर्ड ऑयल को गर्म करके धूप में अच्छे से मालिश करके और उनको बच्चे को नहलाया जाता है, उसे स्किन पे नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल बच्चे के लिए हार्मफुल है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, बच्चे की स्किन उसको नहीं झेल पाती है। एंड एक और चीज़ ये मैं आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ कि 3 साल से पहले बच्चों के डेली शैम्पू नहीं करना चाहिए।
मैं अपने बच्चों का हर तीसरे या चौथे दिन ही शैम्पू करती हूँ, डेली शैम्पू कभी भी नहीं करती हूँ। तो मैं आपको भी ये रिकमेंड करूँगी कि आप भी कभी डेली शैम्पू मत करो। उससे डेली शैम्पू में है तो केमिकल्स ना, जब हम अपने हेयर में डेली शैम्पू नहीं करते तो हम बच्चों के लिए डेली क्यों कर रहे हैं। सो इतनी सी मेरी वीडियो थी। किसी को अगर अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना, पूरी तो देख ही लेना। और मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।